मंदिरों में आयोजन के योगी सरकार के इस निर्देश को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा। कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना नाम करके हर जगह कब्जा करना चाहती है। धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहती, संविधान को भी नहीं छोड़ना चाहती, अदालतों को भी नहीं छोड़ना चाहती। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य सरकार के निर्देश को रामचरितमानस से जोड़ रहे हैं। लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। दूसरी तरफ बसपा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी पूजा अनुष्ठान के लिए निर्देश की जरूरत नहीं होती। ये इनके निर्देश से नहीं कोई पूजा पाठ करेगा, ये तो एक नाटक करते रहते हैं धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। कांग्रेस ने योगी सरकार के इस निर्देश को सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया। लोगों में धार्मिक उन्माद फैला करके ये अपना आने वाला चुनाव को अपने पक्ष में करने की एक रणनीति है। दूसरी तरफ नवरात्र और रामनवमी को लेकर यूपी सरकार के निर्देश का संत समाज ने स्वागत किया, तो वहीं सूफी इस्लामी बोर्ड ने नई मांग कर दी। अयोध्या के संत समाज ने नवरात्र में दुर्गा सप्तशती पाठ और अखंड रामायण करवाने की यूपी सरकार की पहल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इस फैसले को धर्म और संस्कृति की स्थापना के लिए बड़ा कदम बताया है। आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा। अयोध्या के साथ काशी के साधु संतों ने भी फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार के इस फैसले को हिंदू नववर्ष पर समाज के लिए उपहार बताया। स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब सूफी इस्लामी बोर्ड ने यूपी सरकार से दरगाहों पर कव्वाली और धार्मिक आयोजनों के लिए बजट की मांग करती है। मांग करता हूं कि आध्यात्मिक के कार्यक्रम के लिए दरगाहों के ऊपर जो कव्वाली होती है उसके लिए भी एक बजट निर्धारित होना चाहिए। सूफी बोर्ड का कहना है कि सरकार के इस कदम से ऐसे आयोजन से जुड़े कलाकारों के अच्छे दिन आएंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी लाने वाली है? इस सवाल का जवाब खुद उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए दिया। बरेली से लेकर साबरमती तक का कनेक्शन आ रहा है, तो क्या गुजरात की जो जेल है साबरमती, वहाँ जेल मंत्री से बात करेंगे, वहाँ अधिकारियों से बात करेंगे? जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। सोमवार को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी अतीक अहमद को यूपी लाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पर विवेचक निर्णय लेंगे और उसका सामान्य कोर्ट में हम लोग अर्जी लगाएंगे। अगर परमिशन मिलती है तो हम अवश्य लाएंगे। इसके पहले जब जेल मंत्री से जेल में रची जा रही साजिशों और जेलों में चल रहे नेटवर्क के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने चूक की बात भी स्वीकारी कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है और उसका कारण है कि ये घटना सामने निकल करके आई है। तो अगर आपके पास कोई दबाव है, कोई बात है, कोई कुछ है, तो हम लोगों को ऊपर जानकारी हम लोगों को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश दिया था कि अतीक को देवरिया जेल से गुजरात के उच्च सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद उसे जून 2019 को अहमदाबाद के साबरमती जेल में भेज दिया गया था। यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने नई रणनीति बनाई है। लगातार चुनावों में मिल रही हार के बीच बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। बसपा ने मायावती की नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत निकाय चुनाव के लिए बसपा ने बड़ी जिम्मेदारी अपने सभी 10 सांसदों को दी है, जिसके लिए हर एक सेक्टर के लिए सदस्यता अभियान और बूथ कमेटियों का गठन होगा। साथ ही पार्टी चुनाव में पार्टी कैडर के अलावा दूसरे वर्ग के लोगों पर भी फोकस करेगी। जी हमारी नेता हैं और जो भी रणनीति बहन जी बना रही हैं, निश्चित है बहन जी की रणनीति से, नीति से हम लोग जो भी चुनाव कराएंगे न, उसमें बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत करके आएगी। इतना है। खबर ये भी है कि बसपा की रणनीति को लेकर पार्टी सुप्रीमो मायावती जल्द ही दिल्ली में बैठक कर सकती है। बीएसपी बहुत सशक्त और बहुत जोरदार पार्टी है, आगे बहुत बढ़ने की गुंजाइश है उसमें बीएसपी में। इसी के साथ बसपा ने अपनी पार्टी में वापस मुसलमानों को साथ लाने का काम शुरू किया। पार्टी की योजना है कि प्रदेश के बड़े मुसलमान नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया जाए। साथ ही दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से मजबूत बनाने की प्लानिंग है। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी से छिटके काडर वोटर्स को वापस लाने के लिए भी काम करने वाली है।
और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को सख्त कदम उठाने पड़े। बजट सत्र का दूसरा दिन भी बेहद हंगामेदार रहा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के तल्ख तेवर नजर आए। मामला और गर्मा गया जब कांग्रेस विधायक हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे। गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान की मांग को लेकर हाथों में गन्ने के साथ प्रदर्शन किया। विधानसभा भवन के मुख्य गेट पर प्रदर्शनकारी विधायकों ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक जब अंदर जाने लगे तो पुलिस ने इन्हें काफी रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्ष में काफी कहासुनी भी हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गन्ना मूल्य इस साल नहीं बढ़ाया गया, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। विपक्ष के सदस्यों ने भर्ती घोटाला, गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सदन में खूब हंगामा किया। सदन के भीतर हंगामा और कागज के गोले भी फेंके गए, जिसके बाद स्पीकर रितु खंडूड़ी ने विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया। हंगामा करने वाले कांग्रेस के विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित भी कर दिया गया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। कैलिफोर्निया में बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि सड़क कहाँ है, घर दुकान कहाँ है। सड़कों पर कारें तो हैं, लेकिन वो चल नहीं, तैर रही हैं। सड़क पर तो घुटनों तक पानी भर गया। घरों में खाने और पानी की समस्या खड़ी हो गई। मजबूरन करीब 9000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। अधिकारियों ने घर घर जाकर निवासियों से बारिश आने से पहले घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया, लेकिन कुछ लोग ठहरे रहे और जब बाढ़ का पानी बढ़ गया तो तड़के उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड ने 50 से ज्यादा लोगों को बचाया। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाई। मौसम केंद्र की चेतावनी के बाद सेंट्रल कोस्ट के मोंटेरी काउंटी में 1700 लोग पजारो नदी पर बने बांध के टूटने से बाढ़ में फंस गए। पजारो नदी पर बना बांध 100 फीट चौड़ा बांध टूट गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। अधिकारियों ने बांध के मरम्मत में महीनों लगने की आशंका जताई। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार ने चैत्र नवरात्र के मौके पर पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ करवाने के निर्देश जारी। 22 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसकी देखरेख के लिए सभी जिलों के डीएम और मंडल कमिश्नर्स को निर्देश जारी हुए हैं। महिला सशक्तिकरण को और महिलाओं के आदर सम्मान भाव को हम सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रस्तुत करें, तो उसी का ये आयोजन जो है इस 9 दुर्गा में किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है अखंड रामायण का पाठ भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन के लिए सरकार की तरफ से सभी जिलों के लिए 1-1 लाख रुपए मुहैया करवाया जाएगा और सभी जिला अधिकारियों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करनी होंगी। 1 लाख रुपए प्रत्येक जिले को हमने बजट दिया है, जिससे क्योंकि कई कलाकार जो संस्कृति विभाग के हैं 1000-1500, कुछ जगह 5000 है ना, जितने में भी उनका कार्यक्रम होता है उतने में करेंगे। सरकार की कोशिश है कि सप्तशती पाठ और अखंड रामायण कार्यक्रम में महिलाएं भारी संख्या में शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। गाजियाबाद में एपेक्स बिल्डर की मनमानी की वजह से उसके एक प्रोजेक्ट के फ्लैट बायर्स के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। मुनाफा कमाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर गाजियाबाद में ये इमारत खड़ी करने वाले एपेक्स बिल्डर की वजह से अब इस सोसाइटी में घर खरीदने वालों के सामने संकट गहरा गया है, क्योंकि नियमों को दरकिनार करके EWS और LIG फ्लैट्स नहीं बनाने के चलते अब आवास विकास परिषद की तरफ से एपेक्स की द क्रेमलिन सोसाइटी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाएगा। जब तक बिल्डर EWS फ्लैट नहीं बनाकर देता व जब तक बिल्डर LIG फ्लैट बनाकर नहीं देता, तब तक किसी की भी रजिस्ट्री नहीं होगी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा। यानी कि अब एपेक्स बिल्डर की सोसाइटी के फ्लैट बायर्स तब तक अपने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे जब तक बिल्डर LIG और EWS फ्लैट्स बनाने की शर्त पूरी नहीं करता। लेकिन इस मामले में एपेक्स बिल्डर ने चुप्पी साध ली है और आवास विकास परिषद की तरफ से भी बिल्डर के खिलाफ अब तक निर्णायक कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। पल सेल की जमीन थी, अब बिल्डर के पास एक ही रास्ता है कि यहाँ पर इस पड़ोस में वो यहाँ पर फ्लैट बनाए। अगर साइड में देखा जाए तो जमीन अभी काफी है, यहाँ पर वो फ्लैट आराम से बनाए जा सकते हैं। और सपा नेता आजम खान को यूपी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया।
आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन का पट्टा सरकार ने तो पहले ही निरस्त कर दिया था। अब सरकार ने स्कूल की बिल्डिंग को सील कर आजम परिवार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन का पट्टा निरस्त कर दिया था। जौहर ट्रस्ट के प्रबंधक को रामपुर पब्लिक स्कूल भवन को खाली करने के लिए 15 फरवरी को नोटिस जारी किया गया और बिल्डिंग को खाली करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई थी। बिल्डिंग खाली नहीं किए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्कूल को जारी हुआ था कि स्कूल 15 दिनों में खाली करने के लिए 2 नोटिस जारी होने के बावजूद भी विद्यालय को खाली नहीं कराया गया। जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय दोनों विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इसको सीज किया जाए। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताया। अल्पसंख्यक विभाग को पत्र लिखकर अपना विरोध जता दिया है। वहाँ से कोई अभी रिप्लाई नहीं आया। वैसे भी उन्होंने 15 दिन का टाइम तो हमें दिया ही था, उसको 20-21 तारीख में होगा वो पूरे 15 दिन। तो आज तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन की थी आपको? नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रामपुर में जेल रोड स्थित जौहर शोध संस्थान की सरकारी बिल्डिंग को तत्कालीन सपा सरकार ने आजम खां के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए वार्षिक के हिसाब से 99 साल के लिए पट्टे पर दिया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के 18 दिन बीत जाने के बाद भी सभी शूटर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और ऐसे में प्रशासन अगले कदम की तैयारी में। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजकर उनसे अवैध निर्माण का जवाब मांगा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी कि पीडीए का ये नोटिस शूटर गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम को भी भेजा गया। गुड्डू मुस्लिम का घर प्रयागराज के चकिया और राजरूपपुर इलाके में है, जबकि मोहम्मद गुलाम का घर तेलियरगंज के रसूलाबाद में। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। साथ ही माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के सहयोगी मोहम्मद आवेज को भी नोटिस दिया गया है और अगर इनमें से किसी ने भी नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन होगा। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम पर बमबाजी करने का आरोप है। गुड्डू पुराना हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है। तो हत्याकांड में दुकान के अंदर खड़े दिखे शूटर को मोहम्मद गुलाम बताया जा रहा है, जो असद का बेहद करीबी है। इसके पहले 3 मार्च को प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जफर अहमद, सफदर अली और माशुकुद्दीन के अवैध निर्माण पर चल चुका है। और बागपत जिले में एक प्राइवेट स्कूल की शर्मनाक करतूत सामने आई। इन दोनों बच्चों के चेहरे हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि ये असहाय हैं, लाचार हैं, बेबस हैं और इसी मजबूरी में इनके साथ इनके ही स्कूल में वो हो गया जिसकी कल्पना ना तो इन्होंने कभी की थी और ना ही इनके अभिभावकों को कोई खबर थी। इन बच्चों की खता बस इतनी है कि इन्होंने स्कूल की फीस जमा नहीं की। जो मेरे डैड थे उनकी फीस जमा नहीं थी, उनके हमारे बाल काट दिए। पेपर चलते चलते उठा के मुझे काट दिए बाल, इसलिए 2 महीने की फीस की वजह से। बागपत के एक प्राइवेट स्कूल में 2 बच्चों के बाल कटवा दिए गए। आरोप है कि बच्चे की 2 महीने की फीस बकाया थी और इसलिए टीचर ने उसके बाल काट दिए, जबकि दूसरे बच्चे के बाल बिना कारण बताए ही काटने का आरोप लगाया है। छुट्टी होने पर जब दोनों बच्चे घर पहुंचे और पूरा घटनाक्रम बताया तो आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मैंने FIR इसके थाने में करा दी जी। कल और भी गार्जियन जो स्कूल में गए थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी। भाई इसमें सिस्टम सुधारा जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभिभावकों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक तो वो कोई संज्ञान में नहीं, बस पेपर में हमने पढ़ा है आज सुबह। क्या मतलब नोटिस जारी किया जाएगा, किस तरह जांच किया जाएगा, क्या मामला है? सवाल ये है कि जिन स्कूलों पर छात्रों के भविष्य सुधारने का जिम्मा होता है उनका ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया कैसे? यूपी की जेलों में व्यवस्था पर आमतौर पर सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार प्रतापगढ़ जेल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सलाखों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जेल में बंद हदीराही गांव के प्रधान महेंद्र वर्मा ने जेल से ही बैठक कर डाली। जेल में रहते हुए विकास योजना से जुड़े रजिस्टर पर दस्तखत भी कर डाले। बाकायदा गांव के विकास कार्य का एजेंडा भी पास किया। ये शिकायत गांव के ही गरुण तिवारी नाम के एक युवक ने हिम्मत जुटाकर डीएमसी की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक महेंद्र वर्मा 11 मई 2022 से जेल में बंद था, जबकि 14 मई 2022 को उसने ग्राम सभा की बैठक की। और महेंद्र वर्मा जो कि प्रधान हैं, वो गैंगस्टर के मुकदमे में 11/5 को जेल चले गए हैं और 14/5 की बैठक में वो मौजूद भी रहे कि कार्यवाही रजिस्टर और एजेंडा पे उनकी साइन मौजूद है। अब जब मामला सुर्खियों में आया तो जिला पंचायती राज अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। तो किस तिथि से किस तिथि तक कारागार में निरुद्ध थे वो मंगाया जाएगा। साथ ही साथ कार्य योजना की जाँच कराई जाएगी। यदि उन तिथियों में उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया होगा तो जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पिछले साल मई महीने का ये मामला है, जिसके करीब महीने भर बाद
आरोपी प्रधान को कोर्ट से जमानत मिली थी।